नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रशाल। वक्त हो गया 5 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। If I have to characterize today's monetary policy in just one line, I would say as follows. It's a pause, not a pivot. महंगाई की चिंता के बीच रिजर्व बैंक ने दिया सरप्राइज अनुमान के बिल्कुल उलट। नहीं बढ़ाई ब्याज दरें, रेपो रेट 6.5% पर बरकरार, महंगाई का अनुमान भी घटाया। अब कोई चुपके से नहीं देख पाएगा आपका क्रेडिट स्कोर, आरबीआई ने कहा ग्राहकों को भेजना होगा एसएमएस और ईमेल। यूपीआई को लेकर भी बड़ा ऐलान, बैंक से मिलने वाले क्रेडिट लाइन से भी हो सकेगा अब यूपीआई पेमेंट। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में उतार चढ़ाव, सेंसेक्स निफ्टी लगातार 5वें दिन बढ़त पर बंद, रियलिटी शेयरों में जोश, ऑटो, फार्मा, मेटल शेयरों में बढ़त। हंगामे की भेंट चढ़ा पूरा बजट सत्र, आखिरी दिन भी प्रदर्शन का दौर जारी। सांसदों की शिष्टाचार बैठक का भी कांग्रेस समेत 13 विपक्षी दलों ने किया बहिष्कार। खड़गे की अगुवाई में विपक्ष का फ्लैग मार्च। परिवारवाद की बात आती है, कानून व्यवस्था की बात आती है, तो भाजपा उतनी ही संकल्पबद्ध हो जाती है। बीजेपी को प्रधानमंत्री मोदी ने बताया हनुमान, कांग्रेस के परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर बोला हमला। देश भर में हनुमान जयंती पर कड़ी सुरक्षा, भ्रष्टाचार पर मोदी का हनुमान अटैक। डिजिटल पर सीएनबीसी आवाज की बादशाहत बरकरार, फेसबुक यूट्यूब पर लगातार नंबर 1। मार्च में यूट्यूब पर 2.6 करोड़ और फेसबुक पर 70 लाख व्यूज। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं क्रेडिट पॉलिसी की। आज आरबीआई ने सबको सरप्राइज करते हुए दरों को नहीं बढ़ाया है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने एक राय से इस बार दरें को नहीं बढ़ाने का फैसला किया, लेकिन आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने दरें आगे बढ़ाने पर सस्पेंस बढ़ा दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कह दिया कि अभी दरों को बढ़ाने पर ब्रेक नहीं लगाया गया है। मई 2022 के बाद से यह पहली बार है जब आरबीआई ने दरें नहीं बढ़ाई हैं। इस दौरान क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। If I have to characterize today's monetary policy in just one line, I would say as follows. It's a pause, not a pivot. Number 2, there has been an effective rate increase of 290 basis points over the last 1 year. The MPC remains watchful and will not hesitate to take further action in its future meetings as may be necessary. So, the job is not yet finished. तो आरबीआई ने जो आज ये सरप्राइज फैसला लिया है वो अनुमान के बिल्कुल ही उलट था, लेकिन ये कितना टिकाऊ है इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं नीरज वाजपेयी जी। नीरज जी, रिजर्व बैंक ने ये फैसला क्यों लिया और क्या ये फैसला आगे भी टिकने वाला है? टिकना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, वो बिल्कुल ये इशारा कर रहे हैं कि अभी भी महंगाई का एक बहुत ज़बरदस्त प्रेशर है। और ये बात उन्होंने अपनी स्पीच में भी कही और बार बार उन्होंने कहा कि ये फैसला सिर्फ इस बार के लिए है, यानी इसको पॉज न माना जाए या इसको ये न माना जाए कि अपने पॉलिसी का रुख बदल दिया उन्होंने। इसको ये मानना चाहिए कि एक बार उन्होंने स्किप किया है, मुलतवी किया है या टाल दिया है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर या फॉरेन के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ये सजेस्ट करते हैं कि इकोनॉमिक पे बहुत प्रेशर है और बहुत डेटा ड्रिवन है। इसलिए हो सकता है कि अगली पॉलिसी में आपको फिर बढ़ता हुआ दिखे। रीज़न ये है कि महंगाई अभी भी कंट्रोल में नहीं है और जिस तरीके से क्रूड प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, जिस तरीके से यूएस की फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है अभी भी, उससे लगता है कि शायद ये फैसला मुश्किल होगा। लेकिन एक बात उन्होंने जो बार बार कही कि उनको लगता है कि शायद आगे जाते हुए इन्फ्लेशन थोड़ा कंट्रोल में आए, तो वो एक चांस लेना चाहते हैं कि शायद अगले 40-50 दिन में जब अगली पॉलिसी आएगी उससे पहले अगर ये सिचुएशन दिखती है कि नहीं कंट्रोल में आ रहा है और सिस्टम में लिक्विडिटी की कमी नहीं हो रही है,
तो शायद ये दिक्कत ना हो। दूसरा चीज़ कि इन्फ्लेशन कम करने के लिए हर बार रेट बढ़ाने ज़रूरी नहीं है। इसका अंदाज़ा इस बात से लगता है कि वो सिस्टम में लिक्विडिटी टाइटन करके भी पैसे की पूंजी की जो रफ्तार है उसको रोक सकते हैं। इसलिए उन्होंने एक चांस लिया है इसको, लेकिन ये बिल्कुल नहीं मानना चाहिए कि अगली बार ब्याज दर नहीं बढ़ेंगी या बढ़ेंगी, यानी गारंटी किसी बात की नहीं है। एक बार स्किप किया है, सिर्फ इसको इतना मान के चलिए। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका। तो कुल मिलाकर एक बार का ये स्किप है, इसकी गारंटी फिलहाल नहीं ली जा सकती। वहीं क्रेडिट पॉलिसी की जो ब्रीफिंग चल रही थी, यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, उस दौरान आरबीआई की तरफ से ये कहा गया है कि कोई भी अगर आपका सिविल स्कोर अब चेक करता है तो आपके पास अलर्ट इसका आ जाएगा। वहीं अगर सिविल स्कोर के तहत किसी तरीके की कोई शिकायत होती है तो उसका भी निपटारा क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को जल्द करना होगा। A compensation mechanism for delayed updation, rectification of credit information reports. 2, a provision for SMS, email alerts to the customers whenever their credit information reports are accessed. 3, a time frame for inclusion of data received by the CICs from credit institutions. And 4, disclosures on customer complaints received by the CICs. These measures will further enhance consumer protection. तो वहीं क्रेडिट पॉलिसी में यूपीआई को लेकर भी एक अहम अनाउंसमेंट आज आरबीआई की तरफ से आया। बैंक से जो मिलने वाला क्रेडिट से भी यूपीआई पेमेंट अब संभव हो सकेगा। फिलहाल यूपीआई पेमेंट 2 जमा खातों के बीच होता था या फिर वॉलेट का भी इसमें इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन अब बैंक की तरफ से प्री अप्रूव्ड क्रेडिट लाइन से भी यूपीआई पेमेंट किया जा सकेगा। हाल ही में क्रेडिट कार्ड के जरिए भी यूपीआई पेमेंट को अनुमति दी गई थी। क्या कुछ कहा गया इसको लेकर, ये भी सुनिए। The unified payment interface, that is UPI, has transformed retail payments in India. UPI's robustness has been leveraged to develop new products and features from time to time. Recently, RuPay credit cards were permitted to be linked to the UPI. This was in addition to the existing facility of linkage of UPI with deposit accounts. It is now proposed to expand the scope of UPI by permitting operation of pre-sanctioned credit lines at banks through the UPI. This initiative will further encourage innovation. और क्रेडिट पॉलिसी के बाद अब बात करेंगे बाजार की, जहां वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में उतार चढ़ाव रहा, मगर अंत में बाजार आज बढ़त पर बंद हुआ। सेंसेक्स निफ्टी लगातार 5वें दिन आज बढ़त पर बंद हुए। आज सबसे ज्यादा खरीदारी रियलिटी शेयरों में रही। ऑटो, फार्मा, मेटल शेयरों में भी आज बढ़त देखी गई। सिट्रस एडवाइजर्स के फाउंडर संजय सिन्हा का कहना है कि अगर आरबीआई भविष्य में रेपो रेट पर लगाम लगाने की बात कहता है तो बाजार में काफी जोश दिखता, मगर आरबीआई ने ऐसा साफ नहीं किया है, इसलिए बाजार का जोश आज फीका रहा। अगर उन्होंने एकदम बिल्कुल कह दिया होता कि नहीं अब हमारा रेट हाइक का साइकिल खत्म हो गया तो शायद बाजार उत्साहित होता और हट जाता ऊपर। लेकिन चूंकि उन्होंने साथ ही साथ ये कहा कि वो जो अकोमोडेशन का स्टांस है वो नहीं बदल रहे हैं, और जैसा कि जोशी साहब ने भी कहा, अगर आप देखें तो शॉर्ट टर्म रेट्स पर हाँ इस लिक्विडिटी का बहुत बड़ा असर पड़ता है। जहां बाजार में लिक्विडिटी कम होती है, शॉर्ट टर्म के रेट्स ऊपर भाग जाते हैं। आरबीआई के सरप्राइज से बाजार क्यों हुआ है हैरान? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा, शाम 7:57 पर। और आखिरकार संसद का पूरा बजट सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। बहुत दिनों के बाद ऐसा हुआ है। डिटेल लेते हैं इस खबर पर लक्ष्मण जी से। लक्ष्मण जी बताएं जरा, संसद सत्र तो पूरी तरीके से हंगामे की भेंट चढ़ गया, दूसरी तरफ विपक्ष ने तिरंगा मार्च भी निकाला है। इन तमाम खबरों पर क्या कुछ अपडेट और डिटेल्स आपके पास? देखिए, इस संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण जो था आज खत्म हुआ है और दूसरा चरण पूरी तरह से हंगामे की भेंट चढ़ गया। और पहले विपक्ष ने जेपीसी की मांग की अडानी वाले मामले पे, फिर सत्ता पक्ष ने राहुल गांधी से माफीनामे की मांग की। दोनों अपने अपने पक्ष पे अड़े रहे और शुरू से लेकर अंत तक कहीं भी टकराव कम होता नहीं दिखा। हर रोज कमोबेश धरना प्रदर्शन होता रहा। आज आखिरी दिन भी स्थिति ये थी कि सुबह तिरंगा मार्च निकाला गया विपक्षी सांसदों की तरफ से, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष कांग्रेस के
के सोनिया गांधी थी, मल्लिकार्जुन खड़गे थे, सब लोग तिरंगा मार्च निकाले, उनके साथ विपक्षी दल के सांसद भी मौजूद थे। और स्थिति इतनी बिगड़ी हुई थी या फिर कि मतभेद इतना गहरा था कि जो शिष्टाचार भेंट के लिए सांसदों को बुलाया गया था लोकसभा स्पीकर की तरफ से, उसमें भी कांग्रेस के सांसद नहीं पहुंचे, विपक्षी सांसद नहीं पहुंचे, जबकि यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी वहाँ पहुंचे थे। लेकिन हंगामे की वजह से संसद सत्र आज भी स्थगित बार बार करना पड़ा और आखिरकार संसद का बजट सत्र आज खत्म हो गया। अगर पूरे सत्र को देखें, बजट सत्र का पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तो करीब 34% कामकाज लोकसभा में, करीब 24% कामकाज राज्यसभा में हुआ। 6 बिल राज्यसभा से पारित हुए, 6 बिल लोकसभा से पारित हुए, कुल 8 नए बिल यहाँ पे पेश हुए। और इसमें महत्वपूर्ण बात कहें तो बजट सत्र था तो बजट पारित होना ही था, तो फाइनेंस बिल पारित हुआ, जम्मू कश्मीर का बजट पारित हुआ, एक कंपटीशन एक्ट पारित हुआ जिससे काफ़ी हद तक जो कार्टेलाइजेशन है उसके नियमों को और सख्त किया गया, दायरा बढ़ाया गया है। लेकिन कुल मिला कहें तो ये हंगामेदार सत्र रहा और हंगामे की भीड़ चढ़ता हुआ बजट सत्र रहा। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका लक्ष्मण जी। और अब बात भारतीय जनता पार्टी की, जो आज 44 साल की हो गई। इस मौके पर पार्टी आज अपना 44वां स्थापना दिवस मना रही है। देश भर में स्थापना दिवस को लेकर कार्यक्रम हो रहे हैं। बीजेपी इस मौके पर 6 से 14 अप्रैल तक सामाजिक न्याय सप्ताह मनाएगी। 44वें स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को आज संबोधित किया। पीएम ने अपने वर्चुअल संबोधन में हनुमान जयंती का नाम लेकर वंशवाद और परिवारवाद को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। यहां तक कि उन्होंने भ्रष्टाचारियों की तुलना राक्षसों से कर दी। जब हनुमान जी को राक्षसों का सामना करना पड़ा तो वो उतने ही कठोर भी हो गए थे। इसी तरह जब भ्रष्टाचार की बात आती है, परिवारवाद की बात आती है, कानून व्यवस्था की बात आती है, तो भाजपा उतनी ही संकल्पबद्ध हो जाती है। आज हनुमान जयंती पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के सालंगपुर में भगवान हनुमान की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया। यह प्रतिमा सालंगपुर के कष्टभंजन हनुमान मंदिर परिसर में पंचधातु से बनाई गई है। इसकी ऊंचाई 54 फीट है, वजन करीब 30,000 किलोग्राम है। मूर्ति को तैयार करने के लिए 1 साल का वक्त लगा है और 11 करोड़ की लागत इस मूर्ति को बनाने में आई है। प्रतिमा इतनी बड़ी है कि इसके दर्शन आप 7 किलोमीटर दूर से कर सकते हैं। शाह के ने अनावरण के बाद मूर्ति की पूजा अर्चना की। इसके अलावा शाह ने मंदिर में 40 करोड़ की लागत से बनाए गए कष्टभंजन देव भोजनालय का लोकार्पण भी किया। यह भोजनालय 7 एकड़ में बनाया गया है। अगर मूर्ति की बात करें तो हरियाणा के मूर्तिकार नरेश कुमावत ने इस सुंदर मूर्ति का निर्माण किया है। मूर्ति के चारों ओर विशाल बगीचे हैं जहां पर करीब 12,000 दर्शनार्थी एक साथ बैठकर दर्शन कर सकते हैं। तो वहीं देश भर में आज हनुमान जयंती का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। भक्तों में भारी उत्साह है। हनुमान जयंती को लेकर मंदिरों में सुंदरकांड और हनुमान चालीसा की चौपाइयां गूंज रही हैं सुबह से। मगर इस बार देश भर में कड़ी सुरक्षा के बीच हनुमान जयंती मनाई जा रही है। दिल्ली से लेकर बिहार और बंगाल तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। खास करके रामनवमी के मौके पर जिन राज्यों में हिंसा की घटनाएं देखी गई, वहां किसी भी तरीके की हिंसा ना हो, उसको रोकने के लिए बहुत ही ज्यादा चौकसी बरती जा रही है। दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। दिल्ली पुलिस ने बुधवार को फ्लैग मार्च तक किया ताकि इसका अभ्यास वो पहले से कर सके। दरअसल पिछले साल जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के अवसर पर निकाले गए जुलूस के दौरान सांप्रदायिक झड़प हुई थी और इसी के चलते सबक लेकर इस साल पुलिस काफी सतर्क और सक्रिय है और किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से निपटने के लिए खासा तैयारी पुलिस ने पहले ही की है। और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आवाज की बादशाहत है बरकरार। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जल्द होंगे हाजिर। आप बने रहे हमारे साथ। डिजिटल की दुनिया में फिर सीएनबीसी आवाज का डंका। सीएनबीसी आवाज की बादशाहत बरकरार। फेसबुक और यूट्यूब पर फिर नंबर 1। मार्च में यूट्यूब पर 2 करोड़ 60 लाख से ज्यादा व्यूज। मार्च में फेसबुक पर 70 लाख से ज्यादा व्यूज। दर्शकों के प्यार के लिए अपार धन्यवाद।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अगर आप भी अनाप शनाप डिलीवरी चार्जेस से परेशान हो चुके हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि जल्द ही ई कॉमर्स कंपनियों की अनाप शनाप डिलीवरी चार्जेस से आपको राहत मिल सकती है। मुफ्त में ई कॉमर्स सर्विस देने वाली कंपनी सरकारी कंपनी ONDC के मुताबिक ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स से जुड़ने के बाद कंपनियों के लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में काफी कमी आ सकती है। ONDC के MD और CEO T कोशी से बातचीत की हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने, आप भी सुने। एक तरह से जो देखें कि लोकल ट्रेडर्स और लोकल दुकानदारों के लिए एक तो बहुत बड़ा एक तरह से वरदान समझ लीजिए इसको, लेकिन ये किस तरह से ये लॉजिस्टिक कॉस्ट को भी कम कर सकता है और कितना तक कम कर सकता है सर? देखो, जब तो स्मॉल मर्चेंट्स, किराना स्टोर्स वगैरह जब तो आएगा और अपना क्लाइंट के लिए सर्विस करेगा अपना लोकेलिटी में, वो तो अपने आप चलेगा, उसको थर्ड पार्टी सर्विस का जरूरत नहीं है। सो इसलिए तो फॉर ऑल द स्मॉल एंटरप्राइजेस देयर लॉजिस्टिक्स कैन कम डाउन। सिमिलरली बहुत सारा लॉजिस्टिक्स कंपनीज भी आके हाइपर लोकल के लिए स्पेशलाइज्ड एजेंसीज आएगा, सो उन लोग भी बिटवीन कंपटीशन the prices will become very reasonable for even intercity transactions. सरकार की भी कोशिश है कि ओवरऑल देश में जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसको 13% से घटा के 8% तक लाया जाए। ये जो आपका नेटवर्क है जिसमें कि बहुत सारी लॉजिस्टिक कंपनियों में आपस में कंपटीशन भी होगा, जो मोनोपोली है वो खत्म हो जाएगी और लोकल कस्टमाइज सर्विस शुरू होगा, तो इससे ओवरऑल जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसमें तो नंबर में मेरे को कुछ बोल नहीं सकता है, बट मेरे को ये बोल सकता है कंपटीशन विल ब्रिंग अ फेयर प्राइस टू रिफ्लेक्ट द कॉस्ट। फाइनली देखो, लॉजिस्टिक्स कंपनी भी सर्वाइव करना पड़ेगा ऑन अ फेयर प्राइस, जो मोनोपोली प्रॉफिट और रेंट सीकिंग पॉसिबिलिटी कम हो जाएगा। इसके अलावा सर एक और इम्पोर्टेंट चीज जो अभी अपडेट है कि इसमें पिछले सितंबर में सिर्फ 800 मर्चेंट जुड़े हुए थे, आज की डेट में कितने मर्चेंट जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ इसमें और कौन कौन सी कंपनियां जो हैं ONDC प्लेटफॉर्म से जुड़ रही हैं सर? मैंने बोला ना, दिसंबर में करीब अबाउट 800 मर्चेंट्स है, आज तो 40-50 हजार मर्चेंट्स आ चुका है। उसमें तो बड़ा कंपनियां भी है, छोटा कंपनी में बहुत सारा स्मॉल मर्चेंट्स एंड किराना स्टोर्स एंड रेस्टोरेंट्स है। बड़ा कंपनी जैसे HUL एंड PNG एंड ITC वगैरह भी आया हुआ है। और सिम स्वैप फ्रॉड, साइबर फ्रॉड का एक नया हथकंडा है। इसमें बड़ी रकम बैंक से गायब हो रही है। जानिए सिम स्वैप फ्रॉड से बचने का तरीका आज कंज्यूमर अड्डा में शाम 5:57